एंड वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है शनिक भंडारी और आज हम REITs के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा आप थंबनेल में भी आपने या टाइटल में भी आपने देखा होगा, तो हम एक क्वेश्चन के बारे में समझेंगे कि जो इंडिया के ऑफिस REITs है वो क्यों गिर रहे हैं। जो इनका लास्ट ईयर का अगर हम परफॉर्मेंस देखें 2023 का, तो काफ़ी बुरा परफॉर्मेंस रहा है, नॉट एज पर देयर एक्सपेक्टेशन जो इनके यूनिट होल्डर्स की रही होगी। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसा ये फॉल रहा है एंड व्हाट आर द 3 मेजर रीजंस दैट कंट्रीब्यूटेड टू द फॉल इन दीज REITs एंड आगे जाके कैसा इनका आउटलुक हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एम्बेसी ऑफिस REIT के बारे में। सो इनका जो लास्ट 1 ईयर का जो रिटर्न रहा है वो लगभग -5% का है और FY23 में हमने देखा कि स्टार्टिंग में ही एक बिग ड्रॉप देखने को मिला था एम्बेसी के यूनिट प्राइस में। इंडिया REIT के बारे में अगर हम बात करें तो इनका भी लगभग -15% के रिटर्न देखने को मिले थे। सो अगेन यहाँ पे भी इनिशियल पीरियड कैलेंडर ईयर 23 के इनिशियल फेज में ही एक डिक्लाइन देखने को मिला और ये कंटिन्यूसली एक डिक्लाइन फेज में ही इनके यूनिट प्राइस रही है। अगर हम माइंडस्पेस की बात करें, सो माइंडस्पेस अगेन सिमिलर एक ट्रेंड देखने को मिला है कि इनिशियली ये गिरा था एंड टुवर्ड्स द एंड द स्टॉक प्राइस हैज रिकवर्ड अ बिट। सो ऑन अ 1 ईयर बेसिस ये 4.25% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पे इन्होंने जनरेट किया है। एक ऑन द अदर हैंड जो इंडिया की फर्स्ट लिस्टेड रिटेल REIT है नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट, अगर हम उनकी बात करें तो नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट मई 2020 में लिस्ट हुई थी एंड उसके बाद से लगभग 30% का रिटर्न इस REIT ने जनरेट किया है। सो क्या डिफरेंस है कि ऑफिस REITs जब अंडर परफॉर्म कर रहे थे एंड नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट आउट परफॉर्म कर रहा है। सो अगर हम पहले रीज़न की बात करें तो जो ऑफिस REITs है वहाँ पे जो सेक्टरल जो यहाँ पे मिक्स अगर हम देखें टेनेंट्स का, सो टेक्नोलॉजी सेक्टर एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, ये दोनों ही सेक्टर्स सभी REITs के सबसे टॉप 2 टेनेंट कंट्रीब्यूटर्स है। सो टेक्नोलॉजी माइंडस्पेस में तो 45% का यहाँ पे सेक्टर मिक्स है एंड अगर हम देखें फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, सो लगभग 20-22% का मिक्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। सो ये जो टेनेंट्स है बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ दीज टेनेंट्स आर MNCs। लगभग 70-80% जो टेनेंट्स होते हैं वो MNCs होते हैं REITs के। सो जब ग्लोबल एक स्लो डाउन देखने को मिल रहा है कि ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नहीं दिखाई दे रहे थे, हमने काफ़ी वोलेटिलिटी देखी 2023 में। फेडरल बैंक जो है US का वो रेट हाइक्स करते जा रहा था एंड उसके साथ साथ हम अगर बैंक ऑफ इंग्लैंड की बात करें या दूसरे यूरो जोन की बात करें तो वहाँ पे भी इकोनॉमिक कंडीशंस काफ़ी डिटोरिएट हुई थी। सो ये जो इकोनॉमिक कंडीशंस डिटोरिएट हुई तो उसके वजह से जो आउटलुक था कि ये जो टेनेंट्स MNCs है वो शायद ये जो इनके रिन्यूअल्स है वो आगे जाके रिन्यूअल ना करे और जो इनका एग्जिस्टिंग टेन्योर है बेसिकली वो शायद विड्रॉ भी कर ले टेनेंट्स। सो जो एक विजिबिलिटी थी वो शायद कहीं ना कहीं ब्लर होते हुए दिखाई दे रही थी फॉर द रेंटल इनकम। सो बेसिकली रेंटल इनकम शायद आगे जाके इम्पैक्ट हो जाए बिकॉज ऑफ दीज इकोनॉमिक सिनेरियोज। तो उस वजह से एक इम्पैक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिला था इन सभी REIT के अंडर परफॉर्मेंस के रीज़न में। सेकेंड थिंग जो यहाँ पे हम देखेंगे तो इंडिया में भी जो रेट साइकिल्स है वो इंक्रीज होते हुए दिखाई दी। हमने देखा कि अभी जो इंडिया का पॉलिसी रेट है दैट हैज़ कम टू 6.5% और अभी वो वहाँ पे फ्लैट है। सो अभी जब इनका इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, सो फॉर इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज़ बेसिकली REITs आर इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज़, हम रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं। सो जो कैपिटलाइजेशन रेट्स दैट इज इट इज़ अ मेट्रिक यूज्ड फॉर वैल्यूएशन ऑफ रियल एस्टेट। सो कैपिटलाइजेशन रेट्स जो है वो बढ़ गए, उस वजह से इनकी प्रॉपर्टी की वैल्यूज इम्पैक्ट हो गई एंड
जो DCF मॉडल से इस REIT का अगर हम वैल्यूएशंस देखें, सो बेसिकली DCF क्या करता है, जो फ्यूचर कैश फ्लोज है उनको डिस्काउंट करता है। सो जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए तो जो डिस्काउंटिंग रेट है वो भी बढ़ जाता है, एंड जो उसके बाद जो फ्यूचर कैश फ्लोज है उसकी प्रेजेंट वैल्यू है वो कम दिखती है, इसलिए जो वैल्यूएशंस है वो ऑन अ लोअर साइड हमें जाते हुए नजर आते हैं। सो अगेन जो REITs का जो डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड है लगभग 5 to 7% पे है, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट इनका इंक्रीज हो जाते हैं, सो ऐसे टाइम पे 5 to 6% REITs में एक रिस्क है। सो सिक्योरिटी में कमाने से अच्छा इन्वेस्टर्स का एक ये भी थॉट प्रोसेस हो सकता है कि किसी दूसरी एसेट क्लास में शिफ्ट हो जाए। सो ये जो एक फ्लाइट ऑफ कैपिटल यहाँ पे नज़र आता है व्हेन इंटरेस्ट रेट राइजेस, तो वो भी एक रीज़न है कि यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नज़र आता है, एंड उसकी वजह से जो REIT के प्राइसेस है वो करेक्ट हो जाते हैं। सो बेसिकली अदर एसेट क्लासेस हम देखें उनके यील्ड्स बढ़ जाते हैं, और उनको कोप अप करने के लिए REITs के प्राइस बेसिकली गिर जाते हैं ताकि उनके यील्ड्स मैच हो सके। थर्ड रीज़न अगर हम बात करें, सो दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। सो हम जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बैंक्स भी अपने फाइनेंसिंग पे, अपने लोन्स पे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देती है, एंड REITs का अगर हम पोर्टफोलियो देखें तो काफ़ी ज़्यादा लिवरेज पोर्टफोलियो होता है। सो इनको काफ़ी बड़े अमाउंट ऑफ डेट इनके बैलेंस शीट पे है, तो उसके वजह से जो इनका इंटरेस्ट आउटफ्लो है वो बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। सो हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग के वजह से भी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो इम्पैक्ट हो जाएंगी। बेसिकली आपका पैसा अगर बैंक्स के पास चले जाए तो यूनिट होल्डर्स के लिए जो इनकम बचता है वो कम हो जाता है। सो बिकॉज रेंटल पे अचानक से इतना इंक्रीज नहीं होता है, बिकॉज आप ऐसे REITs ऐसा नहीं बोल सकते कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो हम रेंट बढ़ा रहे हैं, सो दैट कैन नॉट हैपन, बट आपका कॉस्ट जो है वो तो बढ़ेगा ही, सो प्रॉफिटेबिलिटी नेचुरली इम्पैक्ट होगी। सो दैट इज़ ऑल्सो अनदर रीज़न कि सभी जो प्राइसेस है REITs के वो डिक्लाइन होते हुए नज़र आए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे हम देखेंगे कि एम्बेसी का हमने अगर यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर देखा, प्राइस स्ट्रक्चर, तो 3 एस्पेक्ट्स में हम इन्हें डिवाइड करेंगे। जो एक ग्रीन फेज है जहाँ पे इनिशियल पीरियड ऑफ द ईयर 2023 एक मेजर डिक्लाइन देखने को मिला, और फिर एक ब्लू जोन है, एंड देन देर इज़ अ पर्पल जोन, एंड एक सिमिलर ट्रेंड हमें यहाँ पे तीनों भी REITs के लिए देखने को मिल सकता है। सो ब्रुकफील्ड का भी हम देखें तो वैसा ही एक ट्रेंड है। सो बेसिकली ये जो ग्रीन जोन है यहाँ पे जो प्राइस डिक्लाइन यहाँ पे हमें देखने को मिला था, दैट वाज रिगार्डिंग द फियास्को ऑफ द फाइनेंस बिल। जो बजट आया था वहाँ पे कुछ रूल्स चेंज किए थे REIT टैक्सेशन रिलेटेड, एंड उसके बाद इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि REIT की जो बॉडीज़ है उन्होंने मिलकर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि जो आप ये टैक्सेशन में रूल्स चेंज कर रहे हैं आप उसे ना करें, एंड यू शुड थिंक फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूनिट होल्डर्स। और उसके बाद जब फाइनेंस बिल आया बजट के बाद, तो फाइनेंस बिल में एक नया चेंज लाया गया, एंड जो रिटर्न ऑफ कैपिटल वाला जो पोर्शन है REITs का उसको टैक्सेबल कर दिया, लेकिन ओनली आफ्टर द रिपेमेंट ऑफ इशू प्राइसेस डन। सो इन सब्सटेंस अगर ऐसा हो गया कि नेक्स्ट 15 to 20 ईयर्स के लिए किसी भी REIT के जो रिटर्न ऑफ कैपिटल वाला पोर्शन है वो टैक्सेबल नहीं रहेगा। एक इन्वेस्टर्स को वहाँ पे फाइनेंस बिल में थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन जब बजट आया था तो एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे सभी REITs के लिए हमें देखने को मिला था। सिमिलरली एक माइंड स्पेस का भी हम ट्रेंड देखें तो सेम ट्रेंड देखने को मिलता है। सो ये ब्लू जोन क्या है, बेसिकली ये ब्लू जो रीजन हमने मार्क किया है वो इम्पैक्ट रहा है बिकॉज जो ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स से जो हमने तीनों फैक्टर्स यहाँ पे डिस्कस किए, तो वो फैक्टर्स के वजह से यहाँ पे परफॉर्मेंस पॉजिटिव नोट पे नहीं देखने को मिला। कहीं फ्लैट परफॉर्मेंस था, कहीं नेगेटिव या डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस था। एंड अगर हम एक पर्पल जोन की बात करें, सो दिसंबर 2023 में एक स्पाइक देखने को मिला तीनों भी REITs में। सो इसका क्या रीज़न था? सो जो REITs SEZ में अपने एसेट ऑपरेट कर रही है, तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी रूलिंग यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से पॉजिटिव एस्पेक्ट यहाँ पे गवर्नमेंट रूलिंग्स में देखने को मिला। सो जो रूल्स चेंज हुए वो कुछ ऐसे थे कि जो बिफोर दिस रूल SEZ में अगर आपकी कोई बिल्डिंग किसी प्रोजेक्ट में आपकी कोई बिल्डिंग SEZ के लिए क्लासीफाई हो चुकी है, तो उसमें सिर्फ SEZ में एप्लीकेबल टेनेंट्स ही वहाँ पे उस बिल्डिंग में रेंट पे ऑफिसेज ले सकते थे। लेकिन अभी
इसके वजह से एक्चुअली होता क्या था कि काफ़ी सारे जो ऑफिसेस थे उसमें वैकेंसी बहुत होती थी, बिकॉज जो रेलेवेंट टेनेंट्स जो है वो वहाँ पे बहुत ही लिमिटेड आते थे। अभी जो रूल्स आ गए कि ये बिल्डिंग वाइज SEZ का क्राइटेरिया ना देखते हुए जो गवर्नमेंट है दैट विल बी चेकिंग द क्राइटेरिया फ्लोर वाइज। तो आप आपके बिल्डिंग के शायद 4 फ्लोर आप SEZ में क्लासीफाई कर दो और 2 फ्लोर आप नॉन SEZ क्लासीफाई कर दो तो वो भी चलेगा। तो इससे ये होगा कि वो जो 2 फ्लोर का जो रेंट आपको नहीं आ रहा था अभी आपका वो रेंट आ जाएगा। एंड ये एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है फॉर ऑल द प्लेयर्स दैट आर इन कमर्शियल प्रॉपर्टीज जो SEZ में ऑपरेट कर रहे हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आपको अभी समझ आ गया होगा कि REITs क्या अंडर परफॉर्मेंस क्यों हुआ कैलेंडर ईयर 2023 में, लेकिन आगे वाला आउटलुक कैसा हो सकता है। सो अगेन अगर हम ग्लोबल सिनेरियोज की बात करें, अगर फेडरल रिजर्व ने जो कट डाउन रेट कट के इंडिकेशंस दिए 3 रेट कट्स वो इस कैलेंडर ईयर में करने की बात कर रहे हैं। एंड अगर इंडिया के भी अगर पॉलिसी रेट्स अगर कट होते, इंटरेस्ट रेट्स अगर कम होते हुए नज़र आएंगे, सो ये जो डिस्काउंटेड प्राइस पे से ये जो NAVs ट्रेड हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द NAVs, ये जो यूनिट्स इनके ट्रेड हो रहे हैं तो वहाँ पे ये डिस्काउंट कम होता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन अगर हम वोलेटिलिटी की बात करें तो हमने एक चीज़ ये भी नोटिस कर ली कि REITs में भी जैसे इक्विटी शेयर्स में वोलेटिलिटी होती है, REIT के प्राइसेस में भी वैसे ही वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। बट अगेन वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन आपको वहाँ पे मिल सकता है। तो एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर आप प्लान आउट करो तो एक स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग कुड बी अ गुड ऑप्शन इफ़ यू आर एवर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन REITs, बिकॉज आपको ये मैनेज करना बेनिफिशियल हो जाएगा कि आप कितने डिस्काउंट पे REIT की यूनिट्स परचेस कर रहे हो। अगर हम स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग करें तो एक एवरेज बेसिस पे एक एवरेज अमाउंट पे हमारा इन्वेस्टमेंट होते रहता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाई REITs वे फॉलिंग इन 2023 एंड व्हाट इज़ द करेंट आउटलुक इन 2024। अगर आपको REITs के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल्ड जानकारी चाहिए, चारों भी REITs के बारे में, तो इन सभी REITs के डिटेल्ड वीडियोस हमने हमारे स्टॉकोमीटर प्लस प्लेटफॉर्म पर लाइव कर दिए है। सो डू चेक देम और ऐसे ही और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बने रहिए यदना इन्वेस्टमेंट अकेडमी के साथ। थैंक यू।